हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। जिस प्रकार समय बढ़ रही है, बच्चों के दिल में धड़कनें बढ़ रही है और कहीं ना कहीं मैं आज इस बात को कहने में बहुत ही सोच समझ के बोल रहा हूँ और बहुत ही गहराइयों के साथ बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर अभी बच्चों के साथ में है वो प्रेशर अभी शायद ही किसी ने झेला होगा। तो बच्चों, आप लोग का प्रेशर बिल्कुल जायज़ है और अगर किसी एग्ज़ाम को निकालने में दिमाग पे प्रेशर ही ना लगे तो फिर उस एग्ज़ाम को निकालने का क्या फ़ायदा। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज आप लोग के सामने में जो भी बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ दिल की बात होगी, दिल की बात अपने विद्यार्थियों के साथ। जैसा कि आप लोग सबको पता है कि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी बच्चों को डिप्रेशन में मैंने देख रहा हूँ अभी। और हर वर्ष जब रिजल्ट निकालते हैं, मेरे पास हर वर्ष रिजल्ट निकलता है बिल्कुल, तो काफ़ी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने वही बात देख रहे हैं अपने बच्चों में कि जो मेन जो बात यहाँ पे ये है कि कोई बच्चा जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम दे रहा है, सपोज दैट मैं अगर मैट्रिक का मान के चलता हूँ, तो वो अपने जीवन काल में पहला एग्ज़ाम दे रहा है, जो मतलब सर्टिफिकेट या फिर मैं बात करूँ जो उसके जीवन को विस्तार कर सके, यानी मैं उसको कहूँ तो वो पहला पड़ाव है। तो डर लगना तो जायज़ है, बिल्कुल डर लगना चाहिए। और अगर आपको डर ही नहीं लग रहा है तो मतलब आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है, और जिसको डर लग रहा है भाई आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सीरियस है। तो मैं उस डर को एक सही दिशा देने के लिए आया हूँ। मैं आपका बड़ा भाई दिलीप कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में DMC बोधगया में। तो आप लोगों को इस चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड 10th और 12th साथ में कॉम्पिटिटिव की भी कुछ क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और आज उसी के क्लास के थ्रू मैं आज इस मुद्दे पे पहुंचा हूं जो मुझे लगता है कि आप लोग को बात करनी चाहिए। और मुद्दा ये है कि बेस्ट प्लानिंग क्या है 2024 एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके पास बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब आप हवा में तीर मारने से अच्छा है कि आप तीर पहले सही जगह देख लीजिए कहाँ मारना है, ठीक है। और मैं इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से सोच समझकर बोल रहा हूँ कि आपके लिए बेस्ट प्लानिंग क्या है। अगर आपको पास बेस्ट प्लानिंग नहीं है तो फिर आप चाह करके भी एग्ज़ाम को कितनों पढ़ लीजिए, आप नहीं निकाल सकते। जैसे अगर सपोज दैट कि मैं पूछता हूँ कि सवाल अक्सर पूछते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो ऑप्शन रहता है मयूर। हालांकि मयूर मोर को ही कहा जाता है, तो मयूर आपका आंसर सही है। लेकिन कई बच्चे ये ढूंढने में लगे हुए आंसर कि मयूर हुआ तो हुआ कैसे और कब से कहा गया, प्लस मयूर के पंख की लंबाई कितनी होती है, मयूर के कितने गोड़ होते हैं। भाई आपको इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, बस आपको सवाल से रिलेटेड अगर एक आध दो फैक्ट समझ में आना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सवाल बिल्कुल सटीकता के साथ करनी चाहिए। आपको क्रैश कोर्स की भी व्यवस्था मैं करवा चुका हूँ अपने ऑफलाइन बैच में। क्रैश कोर्स फॉर 10th और 12th दोनों के बच्चों के लिए, आर्ट्स और साइंस दोनों के बच्चे के लिए ऑफलाइन बैच चल रहा है। एड्रेस है करियातपुर जगन्नाथपुर गया, ठीक है। करियातपुर जगन्नाथपुर गया आकर के आप किसी से पूछिएगा करियातपुर में दृष्टि मैथमेटिक्स क्लासेज दिलीप सर के क्लास कहाँ पे चलता है, तो आपको वहाँ पे कोई भी आकर के पहुँचा देगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो फिर आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे बात होगी आपसे। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस पे बात करने का समय आपको ध्यान रखना है सुबह 7 बजे से 2 बजे PM तक, बस इसी बीच में मैं आपसे बात कर पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी डाउट रहेंगे, अगर आप लोग ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और आप लोग को ऐसा मन में चल रहा होगा कि सर आप इस क्रैश कोर्स को प्लीज़ यूट्यूब पे लाइव कर दीजिए या फिर आप यूट्यूब पे इसको लाइव करके पढ़ा दीजिए, तो मैं इस पे भी काम करूंगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आपको 100 लाइक और 100 कमेंट आने चाहिए, उसके बाद मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा, ठीक है।
हाँ, आपका बात से मैं सहमत हूँ कि सर एक बच्चा का भी भविष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपने 100 बच्चा के भविष्य को डिमांड क्यों किया? तो बाबू मैं इसीलिए किया क्योंकि हम लोग अगर लाइव को इसको करते हैं तो आप लोग कम से कम अगर 100 बच्चे या 50 बच्चे भी कम से कम अगर रेडी रहते हैं ना तो अच्छा रहता है क्लास के लिए। आप लोग अगर आज रेडी हो जाते हैं तो आज अगर कमेंट करते हैं तो फिर कल से आपका क्लास लाइव चालू कर देंगे क्रैश कोर्स। चलिए हटाइए, सब मुद्दा तो होते रहेंगे क्रैश कोर्स के बारे में। मैं बात करता हूँ आज का अपना टॉपिक, वह है बेस्ट प्लान फॉर 12th एंड 10th 2024 एग्जाम। मैं इस प्लान को कहने में थोड़ा सा आज आप लोग के सामने समय लगेगी, वीडियो लंबा होगा, लेकिन अच्छे ढंग से अगर समझा देते हैं आप लोग को तो मेरा काम या मेरा आने का फर्ज पूरा हो जाएगा। देखिए, आप लोग का एग्जाम जो है वो मुझे जहां तक पता है कि 17 फरवरी से होता है। पिछली बार 14 फरवरी से हुआ था, इस बार 17 फरवरी, यानी मोटा मोटी मैं कहूँ तो फरवरी में 15 दिन, 15 डेज फरवरी, 15 डेज फरवरी। आज आप लोग का डेट हो गया, मुझे जहाँ तक डेट ज़्यादा क्लियर नहीं याद है, लेकिन 8वां महीना 2023 हो गया, 12 तारीख, ठीक है। तो हम लोग के बीच में अब जो सफ़र है वो कितना दिन का है? आप ये 15 दिन को छोड़ दीजिए बाबू, ठीक है। 15 दिन जो लास्ट वाला होते हैं ना, वो पढ़ाई के लिए नहीं होता बल्कि वो रिवीजन के लिए होता है, और बेस्ट समय यही है पढ़ाई के लिए। अगर आप अभी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं है तो आपके लिए समय अब वापस नहीं आएगा। तो 15 दिन इधर और 15 दिन उधर, 1 महीना, आप इसको मोटा मोटी हटा के ही चलिए, ठीक है। तो आपको आएगा 9वां महीना, 10वां, 11वां, 12वां और 1 जनवरी, यानी 5 महीना आपके पास है। 5 महीना में बेटा आपको तैयारी में 4 महीना देना है। ज़्यादा इस बात को मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको तैयारी किताब को आगे लेके बढ़ना है बस 4 महीना। जो लास्ट का 1 महीना रहेगा आप उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, रिवीजन पर लगाइएगा। आपको किन किन मुद्दों को ध्यान में देखना है, देखिए, गौर कीजिएगा। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, आपका पढ़ने का कोई फिक्स जगह बना लीजिएगा। आज पढ़ने का स्थान डिसाइड कर लीजिए। स्टूडेंट को पढ़ने का स्थान पहले डिसाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आप यहाँ पढ़ें, कल आप वहाँ पढ़ें, परसों आप वहाँ पढ़ें, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आज आप मम्मी के रूम में पढ़ें, कल आप पापा के रूम में पढ़िएगा, जहाँ मन तहाँ किताब फेंक दीजिएगा। बाबू, ये स्टूडेंट का पहला गलत लक्षण है। आपका रूम अगर नहीं साफ़ किए हैं तो आज ही साफ़ कीजिए। अपना एक रूम बनाइए और अपना एक बैठने पढ़ने का एक जगह बनाइए, ठीक है। इस पे आप काम कीजिए। दूसरी बात, जो अभी मैं जमानों स्टूडेंट को जो मैं देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बच्चों लोग को, एक बात क्या देख रहे हैं प्रॉब्लम है कि काफ़ी स्टूडेंट लोग के ये शिकायत आ रहा है कि सर मेरे काफ़ी भाइयों का शिकायत ये आ रहा है कि सर मेरा बगल का जो दोस्त है वो हमसे आगे निकल गया है, या सर मेरा तो इस बार नहीं होगा। कोई अगला बार शिकायत करता है कि सर मेरा तो मैथ ही कंप्लीट नहीं है, तो कैसे होगा। कोई बच्चा ये कहता है कि सर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है, या फिर हमको साइंस ही नहीं समझ में आता है, क्या होगा। तो फालतू के बात को आप ध्यान से हटाइए। फालतू के बात को हटाओ। मैं सभी मुद्दों पे बात करूँ, क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी बताएंगे। पहले आपको सही होना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले तो फालतू के बात को हटाना है। और तीसरा पॉइंट ये कि अभी अगर हो सके तो थोड़ा सा काम के पीछे कम ध्यान दो, कम ध्यान दो काम के पीछे, ठीक है।
हाँ, मैं इस काम में भी थोड़ा सा आपको डिसाइड करता हूँ। जैसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो दुकान पे रह करके क्लास ले रहे हैं, या फिर दुकान पे रह करके पार्ट टाइम दुकान पे रह करके क्लास करते होंगे या पढ़ाई करते होंगे, और अगर दुकान पे ग्राहक उतना नहीं रहता है तो वो आसानी से क्लास कर सकता है। तो मतलब आप कुछ भी कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आपका पढ़ाई आपको बाधा नहीं बनना चाहिए। ये 4-5 तथ्य आपके साथ है। और हो सके तो मोबाइल से पढ़ने के अलावा और ज़्यादा आप किसी प्रकार के टिकटॉक वीडियो मत देखिए, मोबाइल से दूरी रखिए, मोबाइल से दूरी रहे। मतलब आप पढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं इसका, लेकिन इसके अलावा और आप इसका फालतू उपयोग मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन का पहला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर 12th का आप देने वाले हैं तो आप दूसरा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसका समय दोबारा नहीं आएगा। मेरे पास अगर 1000 रुपया है या 2000 रुपया है तो मैं, अगर ये भुला जाएगा तो मैं कभी भी इसको वापस ला सकता हूँ। मेरे पास अगर कुछ भी भुला जाए धरती पर का, मैं सब कुछ वापस ला सकता हूँ। आप भी वापस ला सकते हैं मेहनत करके, लेकिन एक समय जो चला जाता है वह समय कितनों पैसा खर्चा कर लीजिए वापस नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अब तो बदल जाइए। आपका एग्ज़ाम जितना आपके लिए ज़रूरी नहीं है उतना आपके परिवार के लिए ज़रूरी है। तो जब जब आप शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में सोचिए कि क्या मेरे माता पिता ने हमको शॉर्ट्स देखने के लिए पैदा किए थे? नहीं ना। मेरे दिमाग में जब हम लोग तैयारी करते थे 2017-18 के समय की बात करते हैं आपको, तो हम लोग को दिमाग में बस एक ही बात चलता था कि जो टॉप करता है उसको माता पिता भी हो तो वही पैसा दे रहा है, उसका भी फार्म का 5,000 लगा होगा, या जो भी लगा 2,000 लगा होगा, या 10 रुपये लगा होगा। जो टॉप किया उसका भी तो उतने पैसा लगा, जो फेल हुआ उसका भी उतने पैसा लगा। जो टॉप किया उसका भी माता पिता अपने बच्चा से प्यार किया, और जो फेल हुआ वो भी प्यार किया। जब माता पिता अपने बच्चों को परवरिश करने में या फिर देने में अगर वो पीछे नहीं हटते हैं, सभी समान रूप से देते हैं, तो हम सब स्टूडेंट अपने माता पिता को रिजल्ट देने में अलग अलग भेदभाव क्यों कर देते हैं कि कोई फर्स्ट आ गया तो कोई सेकंड आ गया। रिजल्ट देना है तो सब बराबर दीजिए। जब वो सभी माता पिता बराबर लगाए हैं तो आपका हक है कि आप बराबर दीजिए। बाबू, अभी मैं हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको बिल्कुल बी केयरफुल, आप इसको पूरी तरीके से सावधानी के साथ समझिएगा, ठीक है। और आपको अगर मेरे बात से कोई मतलब नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो से दूरी बना के रखें। मेरे पास वो बच्चे के लिए अभी बात चल रही है जो बच्चे एक्चुअली सही में चाहते हैं कि नहीं सर मेरा तैयारी हो और मैं तैयारी करूँगा या करूँगी। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब रही बात कि सर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, मैं उस मुद्दे को बात करता हूँ, ठीक है। पहले 10th के बच्चों के लिए बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 12th के बच्चों के लिए बात कर लूँगा। सर अब ये मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। अब इन 5 महीनों में क्या करना है? 5 महीना शेष रहा ना, 5 मंथ प्लान। देखिए, इसमें आप एक कोशिश कीजिए कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि आपको जो जो विषय 100 मार्क्स का है उस पर बढ़िया से पकड़ करिए। जो 100 मार्क्स का है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे में मैथ, हिंदी और एक और है संस्कृत। शायद अगर हमको लिखने में हल्का फल्का मिस्टेक हो रहा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। संस्कृत हल्का फल्का अगर स्पेलिंग वर्ड गलत हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। जो सब्जेक्ट मेरा 300 नंबर का है उस पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसको एक किताब पढ़कर 100 मार्क्स को फेज कर सकता हूं, मैं इसको बहुत श्योरली कह रहा हूं। अब रही बात 2 विषय, एक का नाम रह गया सोशल साइंस, यानी एक का नाम साइंस
और एक का नाम है सोशल साइंस, जिसको हम लोग SST कहते हैं, यानी सोशल स्टडीज कहते हैं, सामाजिक विज्ञान, और इसको विज्ञान कहते हैं। इसमें 3 विषय होते हैं बाबू, और इसमें जहां तक मुझे पता है कि 4 विषय होते हैं। पता क्या 4 विषय होते हैं? देखो, अनथाही तैयारी करना सही बात नहीं है, ठीक है, इसको बेस्ट प्लान के साथ तैयारी करना सही है। साइंस में 3 विषय होते हैं। पहला का नाम है भौतिक, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, राइट। इसमें होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और एक होते हैं इकोनॉमी। यही होते ना। चलो, इसमें बाबू आपको 20 नंबर प्रेडिकल है, और इसमें भी 20 नंबर प्रेडिकल है। क्या सभी बच्चों को पता है कि प्रेडिकल क्या होता है? प्रेडिकल एक ऐसा एग्जाम है जो आपको मेन एग्जाम से पहले होता है, और वो हाई स्कूल में, आप ही का होम सेंटर यानी हाई स्कूल में होता है। उसका भी अलग से एक एडमिट कार्ड आता है। जैसे कि आप लोग अगर फॉर्म भरा गया होगा, अभी तो मुझे जहाँ तक जानकारी फॉर्म अभी तक नहीं भराया है, तो उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा प्रेडिकल एग्जाम का। उसके बाद आप जा करके, प्रेडिकल एग्जाम 2 विषय का होता है, कॉपी लिखना पड़ता है, उसको जमा कीजिएगा तो 20 नंबर आपको एग्जाम में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें 20 नंबर इसका, 20 नंबर इसका जोड़ दिया जाएगा। तो भाई इसमें तो आपको काम करके तो भाई दे सकते हैं आसानी से। रही बात कि सर अब इसमें मेरा नंबर कितना का होगा, तो बाबू 80 नंबर का एग्जाम इसका होगा और 80 नंबर का एग्जाम इसका होगा, राइट। अस्सी नंबर के एग्जाम इसका और 80 नंबर की एग्जाम इसका, ठीक है। 80 नंबर में 3 विषय है और यहाँ 80 नंबर में 4 विषय है, देख रहे हैं। यानी मैं इसको बताऊं तो ये मोटा मोटी कितना जाएगा, 80 में अगर 3 से हम लोग भागा करते हैं तो 3 दूना 6 बचेगा 2 और 3 6 18, यानी मोटा मोटी अगर बात करें तो 26 नंबर प्रत्येक विषय से पूछ रहा है। और यहाँ 80 में अगर 4 से भाग करें तो 4 दूना 8, यानी 20 नंबर का एग्जाम प्रत्येक विषय से हो रहा है, 20 नंबर का। यानी मेरा कहना ये है, मेरा एल्गोरिदम ये कहता है कि आप अगर एक किताब पूरा इतिहास पढ़िएगा तो 20 नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में, ज्योग्राफी पढ़ेगा तो 20 नंबर मिलेगा, पॉलिटी पढ़ेगा तो 20 नंबर मिलेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो 20 नंबर मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर एक किताब मैथ को पढ़ रहे थे तो ये पूरा का पूरा आपको कितना मिल गया, 100 नंबर मिल गया। हिंदी कितना मिल गया, 100 मिल गया। संस्कृत कितना मिल गया, 100 मिल गया। तो मेरा कहना ये है कि आप इन पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अगर 100 में आपका अगर 90 ही आता है, अगर 80 ही आता है, तैयारी करने वाले के लिए भाई इतना आना तो जरूरी है, तो आपका ये नंबर इंक्रीज हुआ एक किताब से। और इन लोग को अगर देखते हैं तो 4 किताब ध्यान दीजिएगा तब आपको 80 नंबर होगा। तो क्या सर इसको पढ़ने के लिए छोड़ दें? नहीं, इसको पढ़ने के लिए नहीं छोड़ना है, लेकिन इस पे आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क कर लेना है। स्मार्ट वर्क समझते हो? स्मार्ट वर्क कहने का मतलब होता है कि आपको अनथाही तैयारी नहीं बल्कि आपको ध्यान से तैयारी करना है। जैसे आपको जो गाइडेड क्वेश्चन है केवल उसी पे ध्यान देना है। गाइडेड क्वेश्चन कहने का मतलब कि पढ़ना तो एक बार पूरा रफली पूरा किताब को जरूर है, आपको क्लास में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपको पूरा एकदम जो ज़्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक चैप्टर आएगा आपको भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद 20 नंबर में कम से कम तो 10-12 नंबर तो अकेले खाली भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से पूछता है। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप तो ज्योग्राफी से सवाल कम से कम भी पूछता है, तो 5 से 7 नंबर के बीच में ज्योग्राफी से भी पूछ लेता है। हालांकि 20 नंबर का टारगेट है लेकिन उतना ज़्यादा कवर नहीं करता। कभी कभी क्या होता है कि 20 से प्लस कर देता है ज्योग्राफी में, तो कभी कभी हिस्टोरी में 20 से प्लस कर देता है। कभी कभी आपको इकोनॉमिक्स में सवाल ज़्यादा रगड़ देता है। इकोनॉमिक्स से आपको आपदा प्रबंधन ये सब वगैरह ज्योग्राफी में भी आता है, वो सब कुछ पॉइंट में, तो उसको ही पूछता है। तो मेरा कहना है कि इस पर आप बस जो आपको फोकस्ड पॉइंट है बस उसको लिखिए। दिमाग का टेंशन बढ़ रहा होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी आपको ज़्यादा करके ध्यान देना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को बराबर ध्यान देना है, ठीक है। और इसका तीनों किताब ज़्यादा ये भास्ट नहीं है, अगर 2 महीना 3 महीना भी अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये खत्म हो सकता है, ठीक है। अब रही बात सर मैथ की तैयारी कैसे करें।
कौन कौन सा बात हम लोग को मैथ में ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सा बात संस्कृत में ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सा बात आगे ध्यान देना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं मैथ की अगर तैयारी की बात करूं, मैं मैथ की अगर बात करूं तो मैथ में आपको 2 चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना है। 2 चैप्टर आपको पूरा गहराई के साथ कर लेना है और फार्मूला उसका तो बिल्कुल भी मत भूलना है। अब पहला चैप्टर के नाम है क्षेत्रमिति, इसको आपको इंग्लिश में लोग मेंसुरेशन कहते हैं। और दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति, ये 2 चैप्टर आपको बढ़िया से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 चैप्टर से कम भी तो 30 से 40 नंबर के सवाल केवल यही 2 चैप्टर से पूछता है। पहले आपका एक टारगेट मार्क्स होना चाहिए कि आपका टारगेट मार्क्स कितना है। मैं उस मार्क्स की ओर बात कर रहा हूं जो मार्क्स आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है। जैसे अगर कोई लड़का अगर 400 प्लस के टारगेट कर रहा है, 420 के, तो आपको 420 के जैसा ही अगर प्लान करना है, ठीक है। और इसमें मैं बात करूं अगर, तो बहुपद चैप्टर भी अच्छा खासा है, उससे भी सवाल पूछता है। और आप एक वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय वाले पोर्शन को, हम इसको चैप्टर का नाम नहीं लिख के बल्कि पॉइंटे के नाम लिख दे रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय पॉइंट को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है कि कौन होता है परिमेय और कौन होता है अपरिमेय। अगला उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति होता है। निर्देशांक ज्यामिति होता है जिसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वगैरह बात करना है। एक तो 5 नंबर में ग्राफ आपको बढ़िया सीख लेना है। 5 नंबर में एक ग्राफ एकदम बहुत फिक्स रहता है, 5 नंबर का देता है ग्राफ और एकदम फिक्स है, उसको कोई हटा नहीं सकता, 5 नंबर का ग्राफ रहेगा वो। तो आपको मैथ में बाबू कुछ कुछ इन बातों को ज्यादा करके जाना है, ठीक है। और जो पढ़ लिए से पढ़ लिए, अब कोशिश कीजिएगा कि बस 1-2 महीना और पढ़िए, उसके बाद रिवीजन कीजिए उसको। और एक काम आप लोग और कर लीजिएगा कि आप लोग अगर हो सके तो एक पर डे सेट प्रैक्टिस पर जरूर कीजिएगा। अगर आपका आधा सिलेबस भी अगर आप कवर हो गया है तो सेट प्रैक्टिस आप अभी से लगाना चालू कीजिए। और सेट प्रैक्टिस केवल सेट मार के आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि सेट मारने के बाद उसमें गलती कौन सा सवाल हुआ और कैसे गलती हुआ उसको भी आपको एनालाइज करना है। तो सेट प्रैक्टिस भी आपको ध्यान देना है। अगर एक शब्दों में कहें कि आपको एग्जाम निकालना है नॉर्मल तरीके से भी अगर कम से कम 350 नंबर तक, तो आप इसमें 2 बातों को ध्यान दीजिए, 3 बातों को ध्यान दे दीजिएगा, बस निकल जाएगा आपका ये 3 बात को ध्यान दे दीजिएगा, आपका एग्जाम पक्का निकल जाएगा। शायद राइटिंग का स्पेलिंग एक बार देख लेना बढ़िया से, गलती मिस्टेक हो सकता है। पहला आपको सेट प्रैक्टिस जरूरी है और दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव पर कमांड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा चीज है जो सही नंबर को देता है। सब्जेक्टिव में तो कम बेसी कर सकता है क्योंकि उन लोग हाथ से जांचता है भाई, तो वो कर सकता है, और ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा नंबर मिलता है। देखिए नंबर वहाँ कॉपी कैसे जचाता है, ठीक है। जैसे मान लेते अगर मैं कॉपी जांच रहा हूँ तो मेरे सामने मान लेते मनीष कुमार नाम के कोई लड़का है, उसका कॉपी आया है, तो पहले उसका मेरे पास OMR शीट आ जाएगा कि उसका OMR शीट, जैसे अगर मैथ की कॉपी चेक कर रहे हैं तो मैथ का उसका OMR शीट आ जाएगा और मतलब बताया जाएगा कि OMR शीट देखिए उसका और उसमें कितना नंबर है। तो देख लेंगे कि अगर वो OMR शीट में 50 में अगर 45 नंबर लाया है तो मेरा दिमाग में चल जाएगा कि लड़का ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। फिर दिल कहेगा कि इसका सब्जेक्टिव के नंबर काटे, लेकिन फिर कहेगा किस हक से काटे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो तेज, ये बात तो सिद्ध कर दिया आपका OMR शीट। तो OMR शीट यानी ऑब्जेक्टिव पर आपका काम रहेगा, तो सब्जेक्टिव में थोड़ी बहुत बातें आपको काम हो सकती है, ठीक है। तो आपको अंतिम शब्दों में बोलूं तो ये सब बातों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ।
ऑल द बेस्ट, सभी को तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से कीजिए। और जो मेरे आसपास के अगर बच्चे हैं, अगर आपको गाइडेड और भी कुछ लेना है तो इन्फॉर्मेशन आप आ करके ले सकते हैं, या क्लास ज्वाइन करना कर सकते हैं, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार को कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत की बात करना है सर, उसके भी प्लान आप बता दीजिए एक बार, तो इसका पार्ट 2 लेके आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग अगर अभी तक यहाँ तक जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और वीडियो को लाइक नहीं करके अगर दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं, तो फिर मेरा मेहनत करना क्या बेकार ही होगा ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक मोटिवेशनल सा कमेंट भेज दीजिए, जिससे मैं आपको कमेंट को देख करके और आपके लिए मैं कुछ कर सकूँ, ठीक है। आप लोग को पर डे कहिएगा तो पर डे मैं आपको क्लास भी यहाँ पे यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव के फॉर्म में ले सकता हूँ। ऐसा कहिएगा कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच को लाइव के तौर पर कर दीजिए, तो मैं वो भी कर दूंगा बेटा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कम से कम तो मेरे को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो, ओके बाय, गुड नाइट, सी यू, ओके बाय।